नमस्ते बच्चों, फिल्म हिस्ट्री एंड प्रोडक्शन के पहले अध्याय के बाकी भाग को लेकर मैं आई हूँ। तो हमने पिछले दिन चार्ली चैपलिन और ग्रिफिथ के बारे में देख लिया। आगे हमें पढ़ने को है विश्व सिनेमा के कुछ क्लासिक फिल्म का। विश्व सिनेमा के कुछ क्लासिक फिल्मकार थे, बहुत सारे लोग थे। इनमें जो पहला है वित्तेरियो डी सिक्का। वित्तेरियो डी सिक्का वित्तेरियो डी सिक्का तो इतालवी के इटली के महान फिल्मकार है। इटली के महान फिल्मकार है कौन? वित्तेरियो डी सिक्का। तो उन्होंने अपने एक मित्र से मिलकर एक फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम है बच्चे हमें देखते हैं। 1942 में यह फिल्म बनके निकले हैं। यह फिल्म उन्होंने अपने एक फ्रेंड जो है फिल्म समीक्षक चेसारे जवातीनी से मिलकर बनाया फिल्म है। सिनेमा क्रिटिसाइजर आया चेसारे जवातीनी से, जवातीनी के साथ मिलकर वित्तेरियो डी सिक्का ने एक फिल्म बनाया। उस फिल्म का नाम क्या है? बच्चे हमें देखते हैं। और उनके एक महत्वपूर्ण फिल्म है डी सिक्का के, और एक महत्वपूर्ण फिल्म है 1946 में निकाली गई शूशाइन। 1946 में बाहर आई कौन सी फिल्म? शूशाइन। फिर और इस फिल्म का जो इतिवृत्त, शूशाइन का इतिवृत्त है शू पॉलिश करने वाले दो बच्चे। शू पॉलिश करने वाले दो बच्चे से होकर यह इसकी कथा आगे बढ़ती है। इस फिल्म के दो प्रमुख कथापात्र हैं शू पॉलिश करने वाले दो बच्चे। आपको यदि समय है तो आप YouTube पे जाके यह फिल्म भी देख लीजिए, बहुत अच्छी फिल्म है। और ये वित्तेरियो डी सिक्का के और एक महत्वपूर्ण फिल्म है बाइसिकल थीफ। फिल्म का नाम क्या है? बाइसिकल थीफ। यह बाइसिकल थीफ उनके सबसे प्रसिद्ध फिल्म है। वित्तेरियो डी सिक्का के सबसे प्रसिद्ध फिल्म का नाम क्या है? बाइसिकल थीफ। और इसकी कथा यह है, यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित फिल्म है और दुनिया भर के फिल्म प्रेमी इनकी कहानी और तकनीक को देखकर स्तब्ध रह गए। यही इस बाइसिकल थीफ की खूबी है। दुनिया भर के जो प्रेमी जो है, फिल्म प्रेमी जो है, स्तब्ध रह गए इस फिल्म के तकनीक को देख के। इस फिल्म की कथा इस प्रकार है, इसका नायक तो बेरोजगार है। इसका नायक बेरोजगार है। उसके परिवार में पत्नी और एक छोटा बच्चा है। उसे आखिर एक नौकरी मिलता है, लेकिन नौकरी करने के लिए उन्हें एक बाइसिकल की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने घर के कुछ सामान गिरवी रखकर एक बाइसिकल खरीद लेती है, लेकिन एक दिन वो बाइसिकल चोरी हो जाती है। फिर वो अपने बेटे के साथ बाइसिकल खोज के चलती है, लेकिन बाइसिकल नहीं मिलते। फिर अंत में वे और एक के जो बाइसिकल चोरी करना चाहते हैं। किसी न किसी प्रकार अपना नौकरी बचा के रखना वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, और किसी का एक बाइसिकल चोरी करना चाहा। और इस समय जो है वो पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने पर नायक को बेटे के सामने सिर झुकना पड़ता है। तो अपने पिता एक चोर है, इसलिए उसे अपने बेटे के सामने सिर झुकना पड़ता है। आखिर बच्चे के हाथ पकड़कर वह गली से आगे जाता है। फिर वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर गली से आगे जाता है। इस प्रकार के एक फिल्म है ये बाइसिकल थीफ। तो पहले वित्तेरियो डी सिक्का कहाँ के फिल्मकार हैं? ये इतालवी के फिल्मकार हैं। उन्होंने अपने एक मित्र इतालवी के जो फिल्म समीक्षक जवातीनी से मिलकर एक फिल्म बनाई, बच्चे हमें देखते हैं। फिर शूशाइन उनके जो प्रथम, उन्होंने अकेले ये फिल्म बनाए हैं, वही इसके जो निर्माता है। इस फिल्म में जो हैं दो बच्चे, जो शू पॉलिश करने वाले दो बच्चे इसके मेन कथापात्र है। बाइसिकल थीफ जो है इसकी कथा बहुत मार्मिक कथा है, मैंने जो आपसे कह दिया। इसके अलावा उन्होंने और दो फिल्में भी बनाई, अंबर टोडी और मिरेकल इन मिलान। फिर जो है उनके ये बाइसिकल थीफ के बारे में सत्यजीत रॉय ने कहा, क्या कहा? बाइसिकल थीफ सिनेमा के बुनियादी तत्वों का अत्यंत सफल
पुनरान्वेषण है। ये बाइसिकल थीफ जो है सिनेमा के बुनियादी तत्वों का पुनरान्वेषण है। किसने कहा? यह सत्यजीत रॉय ने कहा। किस फिल्म के बारे में कहा? बाइसिकल थीफ फिल्म के बारे में कहा। और डी सिक्का ने पेपलिन के ऋणी होने को खुलकर स्वीकार किया है। पेपलिन और ഒരു पुराने फिल्मकार की कथा को आधार बना के ही उन्होंने ये बाइसिकल थीफ फिल्म निकाले है, इसलिए सत्यजीत रॉय ने ऐसा कहा। तो डी सिक्का की फिल्मों की विशेषता यह है कि उन्होंने जो है अपनी फिल्म में यथार्थ के तस्वीर को उभारने का प्रयास करते हैं। यथार्थ के तस्वीर को उभारने का प्रयास किया है। यूरोप की बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इन सभी इन फिल्मों में हम देख सकते हैं। तो विक्टोरिया डी सिक्का उनके जो 5 फिल्में यहाँ पर दी गई हैं, ये उनके मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने ये फिल्म बनाया। फिर शूशाइन, बाइसिकल थीफ के बारे में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। फिर और एक फिल्म है अंबर टोडी और मिरेकल इन मिलान। इन फिल्मों की यही विशेषता है। यूरोप की बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी आदि हम इन फिल्मों में देख सकते हैं। तो विक्टोरिया डी सिक्का आपके समझ में आए होंगे। आगे जो है अकीरा कुरोसावा। तो अकीरा कुरोसावा जो है कहाँ के फिल्मकार है? जापान के फिल्मकार है अकीरा कुरोसावा। तो जापान के मशहूर फिल्मकार है अकीरा कुरोसावा। तो उन्होंने अपनी कथावस्तु में, कहानियों में पूर्वी एशियाई संस्कृति यानी कि जापान की संस्कृति को बहुत अधिक उभारने का प्रयास उन्होंने अपने जो फिल्मों में किए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त फिल्में उन्होंने बनाई है। ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പ്രശസ്തി നേടിയ സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്। അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 സിനിമകളാണ് റാഷോമോൻ, കഗേമുഷ और दरसु उसाला। ये तीनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त फिल्में हैं। उन फिल्मों का नाम क्या है? राशोमोन, कगेमुशा, दरसु उसाला। ये राशोमोन एक लोक कथा पर आधारित है। ഒരു ലോക കഥ, നമ്മുടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന നാടൻ കഥ, നാടൻ പാട്ട് പോലെ നാട്ടിൽ പ്രചലിതമായ ഒരു കഥ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എടുത്തതാണ് റാഷോമോൻ। और आंधी से बचने के लिए जर्जर सराय में 3 राही पहुंचते हैं। उस रात वहां एक बलात्कार और हत्या की घटना होती है। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा भी इस फिल्म का पात्र है। हर एक पात्र के अलग अलग बयान होते हैं। कोई नहीं जानता कि इनमें कौन सही है। और दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा में बम वर्षा होने से कई लोगों की मृत्यु हुई। इसके जिम्मेदार कौन है? गलती को सही सिद्ध करने की कोशिश कई लोग करते हैं। राशोमोन का आशय भी यही है। राशोमोन का आशय यह है कि गलती को सही सिद्ध करने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। यही इस फिल्म का जो आशय है। इसमें एक आंधी से बचने के लिए 3 लोग आते हैं। वो तो उस रात पर वहां एक बलात्कार भी होता है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है ये कोई भी नहीं जानता। इस प्रकार एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा भी वहां पे आते हैं। इस प्रकार हम जो यहाँ पर मैजिकल रियलिज्म वगैरह कहते हैं ना, उसी प्रकार के और एक प्रयोग है राशोमोन में। ये भी YouTube में अवेलेबल है। यदि आपको समय है तो आप वो फिल्म भी देख लीजिए। और इस फिल्म को वेनिस फिल्मोत्सव में ग्रैंड प्रिंस पुरस्कार मिला है। और 1952 में ये राशोमोन फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। तो अकीरा कुरोसावा के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्ति प्राप्त दिए जाने वाले 3 फिल्मों में एक है राशोमोन। राशोमोन को जो है ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है, वेनिस फिल्मोत्सव के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो राशोमोन के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी हासिल करना जरूरी है। आप उसके पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। आगे जो है कगेमुशा, ये तो एक युद्ध चित्र है। युद्ध का आधार बना के बनाया गया एक फिल्म है कगेमुशा। तो अपने अस्तित्व के लिए तेकड़ा जाति के लोगों को कई सालों से
लड़ाई लड़नी पड़ती है। वहां पर एक जाति है तेकड़ा जाति, उसे अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। और युद्ध में जाति के मुखिया जो है शिक्कन प्रभु की मृत्यु हो जाती है। युद्ध में उनके जाति के मुखिया का जो मृत्यु हो जाती है, उसके स्थान पर एक हमशक्ल डाकू, अदयाളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു डाकू അവിടെ മുഖ്യ बनता है। ഒരു ഡോൺ വന്ന് അവരുടെ ജാതിയിലെ മുഖ്യയായി മാറുന്നു। लोगों के धीरज को बनाए रखने के लिए ऐसा किया था। धीरे धीरे डाकू का हृदय परिवर्तन होने लगता है और भला मनुष्य बनने के प्रयास में लगा जाता है। ये डाकू का मन परिवर्तित हो जाता है, एक अच्छे आदमी बनने का प्रयास वो करता है। और इसी क्रम में धीरे धीरे उसका जो रास, वो सही मायने में उसके मुखिया नहीं है, वो रास खुल जाता है। तो क्या होता है, वहां के लोग उन्हें वहां से भगा देते हैं। तो लक्ष्यहीन होकर वो व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है, अंत में युद्ध में भाग लेता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। यही ये कगेमुशा फिल्म की जो कथा है। इस फिल्म को 1980 में कैन फिल्मोत्सव में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। वही कगेमुशा फिल्म है। तो इसकी कथा आपके समझ में आए होंगे। आगे जो है दरसु उसाला, इसमें जो है मानव और प्रकृति के आपसी संबंध का चित्रण मिलते हैं। और रूस के हिमशैलों पर पर्यटन करने वाले व्लादिमीर अर्नेव और साथियों की मुलाकात गोल्डगिरी वंशज दरसु से होती है। व्लादिमीर അർസേൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ഗോൾഡ്ഗിരി വംശജായ ദർസുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു। പ്രകൃതി की संतान ദർസു को वे अपने संघ में शामिल करते हैं। ദർസുവിനെ അവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു। പ്രകൃതി കാണാൻ വന്ന വ്ലാദിമീർ അർനേവ് അയാളെയും കൂടെ കൂട്ടുന്നു। വ്ലാദിമീർ വാപ്പസ് जाता है तो ദർസു വൻ की ओर लौटता है। ഇവര് പ്രകൃതി രമണീയതയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നു। അപ്പോ ദർസു തിരിച്ച് തന്റെ വനത്തിലേക്കും പോകുന്നു। व्लादिमीर वापस जाता है, दरसु वन की ओर लौटता है। उस प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं। एक बार फिर दोनों की मुलाकात होती है। व्लादिमीर की जिद में दरसु उनके घर जाता है। एक बार फिर उन दोनों का मुलाकात होती है, तब उनके जिद में व्लादिमीर के जिद में दरसु व्लादिमीर के घर जाते हैं। प्रकृति की ओर लौटने की इच्छा उनके मन में बार बार आती है। वे वन वनांतरों में जीवन बिताने वाले हैं, इसलिए वो प्रकृति में वापस जाना चाहते हैं। व्लादिमीर इसके लिए अनुमति देते हैं। वो वापस जाते हैं। जाते वक्त व्लादिमीर ने उसे एक बंदूक देता है और वन पहुंचने के अगले दिन दरसु की हत्या हो जाती है। बंदूक की चोरी करने के लिए उसकी हत्या की जाती है, लेकिन ये बंदूक उसे किसने दी? उनके जो मित्र व्लादिमीर ने ही दी। व्लादिमीर ने देखा दरसु के कब्रिस्तान पर उनकी छड़ी एक क्रॉस के समान गड़ी है। उनके कब्रिस्तान पर उनकी जो एक छड़ी क्रॉस की तरह गड़ी है। यहाँ मानव और प्रकृति फिर एक हो जाते हैं। वहां पर मानव और प्रकृति का जो संबंध दिखाया गया है। इस फिल्म को भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, सुवर्ण मयूर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आप देखिए इन तीनों फिल्मों को बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो कुरोसावा साधारण जीवन के संघर्ष, आनंद, मर्म आदि को फिल्म का विषय बनाया। സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ വിഷയമാക്കി മാറ്റി। ഈ 3 സിനിമകൾ അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ और 3 फिल्में भी हैं। उनका नाम है द हिडन फोर्ट्रेस, अग्नि महोत्सव और 7 समुराई। द हिडन फोर्ट्रेस, अग्नि महोत्सव, 7 समुराई। तो ये सब उनके फिल्में हैं। इसमें जो राशोमोन, कगेमुशा, दरसु उसाला, ये कगेमुशा, ये दरसु उसाला, ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने वाले फिल्में हैं। बाकी तीनों उनके फिल्म हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों फिल्मों के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और आज इन दोनों के बारे में अकीरो कुरोसावा और फिर विक्टोरियो डी सिका के शॉर्ट नोट हमने पढ़ लिए हैं। तो इस पर आप ध्यान देके इसके जो पॉइंट्स वगैरह लिख लीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।